हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू कारगी क्लास। आज डेट है 13 मार्च 2021 और देख लेते हैं इंपॉर्टेंट आर्टिकल जो अभी हम डिस्कस करेंगे इंडियन एक्सप्रेस के एडिटोरियल और आइडिया पेज से। फर्स्ट आर्टिकल हम डिस्कस करेंगे वो है टेकिंग डाउन टू वुमेन। अभी जो तमिलनाडु में इलेक्शन कैंपेन चल रहे हैं तो वहाँ पर एक बात बार बार उठाई जा रही है कि जो हाउस होल्ड वर्किंग जो होती है, घर पे जो वुमेन जो काम करती है, हाउस होल्ड फंक्शन है उनका, बोला उसके लिए उनको पेमेंट दिया जाएगा। बट राइटर जो हैं वो ये कह रहे हैं कि पॉलिटिक्स के चलते ये सारी पॉपुलिज्म की चीज़ आप शुरू तो कर देते हो और उसके पहले भी बहुत बार किया जा चुका है, बट जो मेन जो रूट्स है ना उन पर काम करने की ज़रूरत है। ठीक है, अगर आप वुमेन एम्पावरमेंट की बात ही करते हो तो और भी बहुत सारे मुद्दे हैं, उन पर भी ध्यान देने की ज़रूरत है। केवल आप नई चीज़ों को नए शिगुफे ले लेकर आते हो, वो चीज़ें कहीं ना कहीं कुछ दिनों के लिए ही चलती है, फिर जैसे इलेक्शन ख़त्म होते हैं सब कुछ गायब हो जाता है। ठीक है, तो बेसिकली ये आर्टिकल तो देखो तमिलनाडु ओरिएंटेड है, बट एक बार हम डिस्कस करेंगे इसमें कि क्या मुद्दे हैं जिन पर और भी ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है, बजाय कि ये जो हाउस वर्क है उसके लिए वेजेस देने की बात की जा रही है, इस पर पॉलिटिक्स जो हो रही है। ठीक है, तो एक तो आर्टिकल ये डिस्कस करेंगे। ये नागपुर में फिर से कोविड-19 बढ़ गया है बहुत ज़्यादा, महाराष्ट्र ने लॉकडाउन इम्पोज कर दिया है वहाँ पे, उससे रिलेटेड है, डिस्कस नहीं करेंगे। इसके अलावा स्टेट्स ऑफ डिस्ट्रेस, इस आर्टिकल में हम देखेंगे कि जो स्टेट्स हैं उनके पास में पैसे की बहुत कमी रही है, इसके चलते उन्होंने कैपिटल एक्सपेंडिचर जो कि बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर सकता है और करेगा ही इस पूरे इकोनॉमिक रिवाइवल के पूरे सिनेरियो में कोविड-19 लॉकडाउन के बाद में, बट अभी स्टेट्स के पास में पैसे की बहुत कमी है, तो उसके चलते स्टेट जो हैं उन्होंने कैपिटल एक्सपेंडिचर रिड्यूस करके और जो सोशल सेक्टर है जैसे कि हेल्थ, एजुकेशन, बोलो उनमें ज़्यादा खर्चा कर रहे हैं। तो देखेंगे इस आर्टिकल को कि क्या है पूरा स्टेटस अभी स्टैटिस्टिकली। ये आर्टिकल डिस्कस नहीं करेंगे, ये भी डिस्कस नहीं करेंगे, तो दो आर्टिकल हो गए एडिटोरियल से। फिर तीसरा आर्टिकल हम डिस्कस करेंगे ये वाला, नीडेड नेशनल सिक्योरिटी शील्ड इन एफडीआई, कि फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट में हमारे यहाँ पर जो भी पैसा आ रहा है उसको हमें एक बार स्क्रूटनाइज करने के लिए कुछ स्टैब्लिशमेंट प्रॉपर लगाना पड़ेगा, जिसमें हम ये चेक कर सकें कि कहीं नेशनल सिक्योरिटी के लिए थ्रेट तो नहीं है वो इन्वेस्टमेंट। ठीक है, क्योंकि चाइना जैसे कंट्रीज़ ने बहुत परेशान किया है अभी कोविड-19 टाइम पे, और उसका एग्जांपल इंडिया ही नहीं, ऑस्ट्रेलिया, यूएसए, इन कंट्रीज़ ने भी फेस किया है कि चाइनीज़ इन्वेस्टमेंट जहाँ पर भी था उन्होंने थ्रेटन करने की कोशिश की उन कंट्रीज़ को कि हमारा यहाँ पर आपके बहुत सारा इन्वेस्टमेंट, अगर तुम लोग कुछ भी गड़बड़ करते हो, हमारी बात को नहीं मानते हो या हमारे अगेंस्ट में कोई भी रेजोल्यूशन लेकर के आते हो यूएनएससी में या कहीं पर भी, तो हम आपके इन्वेस्टमेंट को हम विड्रॉ कर लेंगे, तो आपकी इकोनॉमी डगमगा जाएगी। तो इस चीज़ को लेकर के ये आर्टिकल है, अच्छा आर्टिकल है, देखेंगे इसको। दूसरा, इधर हरियाणा के जो डिप्टी सीएम है जिनका नाम है दुष्यंत चौटाला, उनकी तरफ से आर्टिकल लिखा हुआ है कि क्यों उन्होंने ये हरियाणा में एम्प्लॉयमेंट के लिए प्राइवेट सेक्टर में रिजर्वेशन वाला जो कानून लेकर के आए हैं डोमिसाइल बेस्ड, उसकी क्या वजह है और उसको प्रेज भी कर रहे हैं ये। ठीक है, तो अभी तक हमने इसके नेगेटिव चीज़ें देखी, अब इनका क्या पॉइंट था वो हम देखते हैं इस आर्टिकल के थ्रू। तो 4 आर्टिकल्स हैं, डिस्कस करेंगे एक एक करके, और नीचे वाला आर्टिकल बिल्कुल काम का नहीं है। फर्स्ट आर्टिकल हम डिस्कस करेंगे नीडेड नेशनल सिक्योरिटी शील्ड इन एफडीआई वाला। ठीक है, इस आर्टिकल में हम देखेंगे प्रतीक दत्ता जी बताना चाह रहे हैं कि फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट की जब भी बात आती है तो अभी जो एक्सपीरियंस रहा है कोविड-19 का, उसे एक बार नज़रों में से निकालना बहुत ज़रूरी है। बेसिकली हुआ क्या है, कुछ मीडिया रिपोर्ट्स ऐसे निकल के आ रही हैं कि इंडिया जो है वो सजेस्ट कर रही है कि इंडिया जो है धीरे धीरे चाइना से आने वाला जो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट है उसको अब धीरे धीरे रिलैक्स करेगा और प्रोबेबली 25% तक फ्री कर देगा, या फिर कहीं ना कहीं चाइनीज़ इन्वेस्टमेंट को 25% तक अलाउ करने की बात की जा रही है ऑटोमेटिक रूट के थ्रू, कि हाँ जिसमें कोई अप्रूवल लेने की ज़रूरत नहीं है। तो बेसिकली ये करेक्शन आप देख सकते हो कि मार्च 2020 में हमारे यहाँ पे लॉकडाउन लगा था और मार्च 2020 में ही हमारे कोविड-19 के केसेस आने लग गए थे, बट उसके बाद में जो चाइना के साथ में हमारा जो रिलेशन रहा वो बहुत ही बुरे तरीके से बिगड़ गया। तो इसके चलते क्या कि हमारी नेशनल सिक्योरिटी बहुत बड़ी एक मुद्दा बन गया और इसके ऊपर ध्यान देना बहुत ज़रूरी था। इसके चलते चाइनीज़ इन्वेस्टमेंट को भी रेगुलेट करना शुरू कर दिया या उसको एकदम कर्व भी कर दिया। रही सही में आप देखोगे कि चाइना से जो एप्लीकेशंस ऑपरेट हो रही थी मोबाइल एप्लीकेशन, उनको भी बैन कर दिया था। तो एक डीपर पॉलिसी लेसन जो हमें इस एपिसोड से मिला वो ये कि कुछ कंट्रीज़ या कुछ कंपनियां ऐसी जो कि अपॉर्चुनिस्टिक रहती हैं कि कभी भी मौका मिले और उसका फ़ायदा उठाया जाए,
और इसी को ध्यान में रख करके देखो अब हमें कोई ना कोई कानून बनाने की ज़रूरत है, जो कि देखो फेमा हमारे यहाँ पर अवेलेबल है, फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट, ठीक है, जिसके बेसिस पे एफडीआई को रेगुलेट किया जाता है, एफडीआई को एक तरीके से देखा जाता है। बट कुछ और ज़्यादा स्ट्रिंजेंट और एक रेगुलेटरी मैनर में नए कानून की ज़रूरत है, जिसमें जो लेटेस्ट डेवलपमेंट्स हैं उनको भी हम ध्यान में रख करके पॉलिसीज़ फॉर्मुलेट कर सकें। देखो यूएस, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, जर्मनी, इन कंट्रीज़ ने भी सिमिलरली वही थ्रेट फेस किए हैं अभी रिसेंट 1 साल के अंदर, जो कि इंडिया ने किया है। तो कहीं ना कहीं एक जो ये एफडीआई के थ्रू जो पैसा आता है ना हमारे यहाँ पर फॉरेन कंट्रीज से या फॉरेन कंपनीज़ का, तो उसको इन्वेस्ट करने से पहले हमें एक बार नेशनल सिक्योरिटी स्क्रीनिंग के थ्रू पास कर देना चाहिए, जिससे एक आइडिया लग जाए कि आने वाले टाइम पे अगर कोई भी अनफॉर्चुनेट सर्कमस्टांसेस आ जाती हैं तो वो कंपनीज कहीं हमारी जो सिक्योरिटी वल्नरेबिलिटी है उसको ब्रीच ना करे और हमारा कोई गलत फ़ायदा ना उठा जाए, ठीक है ना। तो देखो एक्सटर्नल ट्रेड को फैसिलिटेट करना और पेमेंट्स को फैसिलिटेट करना, उसके लिए हमारे यहाँ पर ऑलरेडी फेमा एक्ट है, जिसमें कहीं ना कहीं डेवलपमेंट को ज़्यादा बढ़ाना, फॉरेन एक्सचेंज को मैनेज करना, इसके अलावा और भी बहुत सारे मुद्दों को देखता है, जैसे एनजीओज़ की फंडिंग भी आती है आउट ऑफ इंडिया से, उसको भी फेमा ही देखता है, ठीक है। बट ज़रूरत किस चीज़ की है कि अब हमें एक ऐसी एंटिटी या ऐसा स्टैट्यूट आए जिसमें सेंट्रल गवर्नमेंट और आरबी दोनों प्रॉपरली डिस्कस करे, कंसल्ट करे और जो एक्सपर्ट्स हैं उनके साथ में, और फिर उसके बाद में एक प्रॉपर ट्रांजैक्शनल वे के अंदर काम हो, जिससे क्या हो कि जो एफडीआई रूट के थ्रू जो पैसा आ रहा है इंडिया में, क्योंकि एफडीआई का मतलब क्या होता है कि जो फॉरेन कंपनीज़ हैं वो ऑनरशिप ग्रैस्प कर लेती है, ऑनरशिप ले लेती हैं कंपनीज़ के अंदर, अगर 50% से ज़्यादा उन्होंने इन्वेस्ट कर दिया तो उस केस में यहाँ पर राइटर यही कंसर्न्स राइज करना चाह रहे हैं कि हमें इसके लिए एक स्ट्रिक्टली एक मैक्रो प्रूडेंशियल ऑब्जेक्टिव बेस्ड, मतलब एक ब्रॉड पर्सपेक्टिव में हमें सोच समझ करके और एक कानून बनाने की ज़रूरत है, जिसमें सबसे मेन जो सेंटर कोर जो पॉइंट हो वो नेशनल सिक्योरिटी होना चाहिए, ठीक है। तो देखो फेमा जो है वो ऑलरेडी मतलब कोई नया जो स्टैट्यूट होगा उससे थोड़ा सा डिफरेंट है, क्योंकि अभी करंट जो इश्यूज़ हैं उनको कवर नहीं करता है फेमा एक अलग सिनेरियो में बनाया हुआ था, जब हमने एलपीजी पॉलिसीज़ अडॉप्ट की थी 1990s के बाद में, जब हमारे यहाँ पर बैलेंस ऑफ पेमेंट क्राइसिस आ गए थे, तो उस टाइम पर एक अलग परिस्थितियाँ थी। बट अभी की जो परिस्थितियाँ हैं वो डिफरेंट है, क्योंकि फॉरेन एक्विजिशन जो है उस टाइम पर हमने इसलिए अलाउ किया था कि जिससे कि कैपिटल इन्वेस्टमेंट ज़्यादा से ज़्यादा है और बैलेंस ऑफ पेमेंट क्राइसिस को हम बैलेंस कर पाएँ और जो हमारा क्राइसिस है उसको कहीं ना कहीं हैंडल कर पाएँ। तो इसके चलते हमने वहाँ पर फेमा जो था वो लेकर के आए थे। बट अभी जो इश्यूज़ हैं उन इश्यूज़ के ऊपर एक पैटरसन इंस्टीट्यूट के पैटरसन इंस्टीट्यूट फॉर इंटरनेशनल इकोनॉमिक्स, वहाँ के एक ऑथर हैं थियोडोरे एच मॉरन, ठीक है, उन्होंने अपनी तरफ से 3 तरीके की मतलब वल्नरेबिलिटी बताई है कि इंडिया में अगर फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट आता है तो क्या क्या रिस्क रह सकती हैं। उसमें फर्स्ट रिस्क बताई है इन्होंने कि अगर फॉरेन एक्विजिशन यहाँ पे आता है और इंडिया उन पर डिपेंडेंट हो जाता है कि हाँ भाई कोई भी गुड्स की रिक्वायरमेंट है या सर्विसेज की रिक्वायरमेंट है तो वो ही कंपनियाँ फुलफ़िल कर सकती हैं जो कि फॉरेन से आई हुई है और इंडिया में जिन्होंने इन्वेस्ट किया है। तो आप देखो कि कितना ज़्यादा क्रूशियल हो जाएगा ये कि वो इंडियन इकोनॉमी जो है वो फॉरेन फंड पे ही डिपेंड करना शुरू कर देगी। तो ये थ्रेट तब क्रेडिबल हो जाता है जब हमारे यहाँ पर कोई रिप्लेसमेंट के तौर पर दूसरी कोई कंपनी मिले ही नहीं। कहने का मतलब कि जो काम फॉरेन कंपनी इंडिया में आकर के कर रही है वो काम हमारी यहाँ की कोई कंपनी ना करे तो हम उसको रिप्लेस नहीं कर पाएंगे, और अगर रिप्लेस भी करें तो वो बहुत ज़्यादा कॉस्टली पड़ जाए। तो इस चीज़ से क्या हो जाएगा, हमारी इकोनॉमी बहुत ज़्यादा वल्नरेबल हो जाएगी और वो फॉरेन कंपनी अपने हिसाब से हमारी पॉलिसीज़ को, हमारे कंट्री को, हमारी इकोनॉमी को डायरेक्ट करना शुरू कर देगी। तो इससे नेशनल सिक्योरिटी को थ्रेट है कि नहीं, तो एक तो ये कहीं ना कहीं थ्रेट बताया जा रहा है। दूसरा आगे चलते हैं, सेकंड थ्रेट बताया जा रहा है कि अगर कोई फॉरेन एक्विजिशन हमारे यहाँ पर होता है या कोई यहाँ पर एफडीआई लेकर के आता है तो उस फॉरेन कंट्रोल एंटिटी का मेन यहाँ पर इन्वेस्टमेंट लाने के बाद में ये भी तो हमें देखने की ज़रूरत है ना
कि वो जो टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र किया जा रहा है उस टेक्नोलॉजी में हमें कितनी महारत है। अगर उस पर्टिकुलर कंपनी की ही पकड़ उसमें है उस टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र में, तो उससे भी तो कहीं ना कहीं मुश्किलें हमारी बन सकती है ना। क्योंकि हमारे यहाँ पर टेक्नोलॉजी और एक्सपर्टाइज की बात करें और उस कंपनी की मतलब लोकल और जो फॉरेन से आ रही है उनकी अगर ये कंपैरिजन किया जाए टेक्नोलॉजी का, तो उसमें अगर हम थोड़े से भी वीकर रहते हैं तो उस केस में भी थ्रेट बन जाता है। तो देखो कहीं ना कहीं ये सेंस आ क्या रहा है कि हमें फॉरेन एक्सपीरियंसेस को तो देखो ओपन रखना चाहिए, बट रेगुलेटेड मैनर में बहुत सोच समझ करके, बट साथ में हमें डोमेस्टिक हमारी जो खुद की कैपेबिलिटीज़ है ना उन्हें भी इंक्रीज़ करने की ज़रूरत है। तीसरा थ्रेट यहाँ पे राइटर बता रहे हैं कि ये प्रपोज्ड एक्विजिशन अगर है उससे थ्रेट क्या हो सकता है आगे, कि मानो कि कोई भी इंफॉर्मेशन या कोई भी सर्विलांस टाइप या कोई भी सबोटेज, कहने का मतलब कि हमारी यहाँ पर कैपेबिलिटीज़ पे नज़रें गड़ाने का अगर उनको कोई मौका मिल गया, जैसे कि हमने जब टेलीकॉम डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकॉम की जो अभी पॉलिसी बनाई गई है जिसमें ट्रस्टेड और नॉन ट्रस्टेड वाला जो सेगमेंट है वो डेवलप किया जाएगा कि टेलीकॉम इंडस्ट्री में वही इक्विपमेंट परचेज़ किया जाएंगे या फिर उन्हीं कंपनियों से इक्विपमेंट परचेज़ करो जो कि ट्रस्टेड सेक्शन से बिलोंग करते हैं। उससे क्या होगा कि अगर कोई भी सर्विस हम ले रहे हैं बाहर की किसी कंपनी से और या फिर कोई भी हम गुड्स उनसे या कोई भी इक्विपमेंट परचेज़ कर रहे हैं और हमारे यहाँ पर जो स्टैब्लिशमेंट है उनमें अगर उनको इन्वेस्ट करते हैं या फिर उनको इंस्टॉल करते हैं, तो उससे कहीं हमारी वल्नरेबिलिटी तो नहीं आ जाएगी, कहीं हम बहुत ज़्यादा रिस्क में तो नहीं चले जाएंगे, कहीं मिलिट्री में उन इक्विपमेंट का यूज़ कर लिया और पता पड़ा कि वो देश फिर बाद में हमारे मिलिट्री इक्विपमेंट्स के थ्रू कहीं ना कहीं हमारी जो इन्फॉर्मेशन है या जो हमारे पास में जो हमारा प्लान है उसको ब्रीच कर पा रहे हैं। तो हमें इस चीज़ के लिए भी रेडी रहना चाहिए। तो 3 थ्रेट हो गए, एक तो सब्स्टिट्यूशन वाला पॉइंट आ गया था, एक टेक्नोलॉजी वाला, और एक कहीं ना कहीं नेशनल सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से जो इन्फिल्ट्रेशन वाला पॉइंट है। ठीक है, इन तीनों चीज़ों पर हमें ध्यान देने की ज़रूरत है। तो ज़रूरत किस चीज़ की है? एक स्ट्रिंजेंट और एक वेल डेकोरेटेड और वेल कंसल्टेड एक स्टैट्यूट की ज़रूरत है, कानून की ज़रूरत है। देखो, ब्लॉक करना किसी भी इन्वेस्टमेंट को ये ज़रूरी, ये मतलब सही बात नहीं है, पर कम से कम ये तो देखें ना कि हमारे पास में जो फैसिलिटीज़ अवेलेबल है वो इन तीनों वल्नरेबिलिटीज़ को टैकल करने में सक्सेसफुल है भी कि नहीं। ठीक है, देखो गुड्स और सर्विसेज अगर हम बाहर से ले रहे हैं तो हमें यहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा कंपटीशन को प्रमोट करके डोमेस्टिक कंपनीज से भी सप्लाई को इंश्योर करने की ज़रूरत है, क्योंकि अगर ज़रूरत पड़े तो हम उन कंपनीज पे ज़्यादा रिलाय ना करें जो कि हमें कहीं ना कहीं परेशान कर सकती है, हमारी इकोनॉमी के लिए घातक साबित हो सकती है। जैसे मान लो आज अमेज़ॉन है, तो ये अगर अकेली ही ये कंपनी अपनी डोमिनेंस क्रिएट कर लेगी ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म पे, तो दूसरी कंपनियां अगर हमारे पास में रिप्लेसमेंट के तौर पे ना हो और अमेज़ॉन जो है वो कहीं ना कहीं आपकी जो इन्फॉर्मेशन है उसके लिए कहे कि हम तो आपके डेटा को कहीं हमारे हिसाब से यूज़ करेंगे, तो उस केस में आप क्या मतलब ये जो हमें ज़्यादा से ज़्यादा कंपटीशन को प्रमोट करने के लिए क्या करना पड़ेगा कि डोमेस्टिक सप्लाई को भी हमें इंश्योर करने की ज़रूरत है, जिससे कि हम 100% या ज़्यादा से ज़्यादा फॉरेन इन्वेस्टमेंट पे डिपेंडेंट ना हो। हाँ, फॉरेन इन्वेस्टमेंट की ज़रूरत भी है क्योंकि फॉरेक्स हम एक डेवलपिंग कंट्री है। ठीक है, एक डेवलपिंग कंट्री के लिए सबसे बड़ी मुश्किल क्या रहती है कि हम इंपोर्ट्स पे ज़्यादा रिलाई करते हैं। और एक चीज़ ध्यान रखना आप हमेशा कि कभी भी कोई भी अगर प्रोग्रेसिव है ना तो उस पर डेट मतलब कर्जा तो रहता है ही, डेफिसिट में वो ज़्यादा चलता है क्योंकि वो कुछ नया करना चाहता है, वो एडवेंचर करता है, तो उसकी वजह से उनको रिस्क भी लेनी पड़ती है। ठीक है ना, तो ये जो स्टैच्यूट है ना ये इस तरीके का होना चाहिए जिसमें हमारे फाइनेंस मिनिस्टर है ना उनको एम्पावर करे कि अगर कोई भी फॉरेन एक्विजिशन इंडिया में किया जाता है, एफडीआई इन्वेस्टमेंट आता है, तो उसको रिजेक्ट किया जा सकता है अगर नेशनल सिक्योरिटी को कोई थ्रेट आ रहा है तो। और साथ में एक ऐसी आप कहोगे कि एक ऐसी बॉडी भी साथ में इस्टेब्लिश कर देनी चाहिए एक्सपर्ट्स की जो कि फाइनेंस मिनिस्टर को एडवाइस करे कि भाई हमारे लिए कौन सी जो इन्वेस्टमेंट है वो तो फेवरेबल है और कौन सा इन्वेस्टमेंट हमारे लिए घातक साबित हो सकता है। तो उस चीज़ के लिए एक बॉडी और फाइनेंस मिनिस्टर को फिर बाद में दो पूरी पावर, जिससे क्या हो जाएगा कि वो चेक कर ले कि नेशनल सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से कोई भी इन्वेस्टमेंट हमारे लिए रिस्की तो नहीं है, अगर रिस्की है तो उसको वहीं पे रिजेक्ट कर दो। देखो ये कोई इंडिया में पहली बार नहीं होगा, ये हम फॉरेन एक्सपीरियंसेस से लर्न करेंगे। जैसे ऑस्ट्रेलिया में है फॉरेन एक्विजिशन एंड टेक ओवर एक्ट 1975, ठीक है ना, उसमें
जो ट्रेजरर है, ठीक है, वहाँ पर जो मेन ट्रेजरर है उसको एम्पावर किया हुआ है कि वो सर्टेन फॉरेन एक्विजिशन जो भी एफडीआईज आ रही हैं ऑस्ट्रेलिया में उनको ब्लॉक कर सकते हैं। किस बेसिस पे? अगर नेशनल सिक्योरिटी को कोई थ्रेट है तो। वहाँ पर साथ में एक फॉरेन इन्वेस्टमेंट रिव्यू बोर्ड भी स्टैब्लिश किया हुआ है जिसमें नॉन स्टैट्यूटरी बॉडी है वो, ठीक है, और वो एक्सपर्ट्स के बेसिस पे एडवाइस दी जाती है। किसको? इस ट्रेजरर को, मेन जो ट्रेजरर है ना ऑस्ट्रेलिया में उसको। तो उससे क्या होगा कि वो 30 दिन के अंदर अंदर डिसाइड कर सकते हैं कि भाई किस एफडीआई को हम एक्सेप्ट करेंगे, किसको रिजेक्ट करेंगे। हाँ, 90 दिन का और एक्सटेंशन वो ले सकते हैं। तो ये चीज़ बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और साथ में वो जो रिकमेंडेशन होगी ट्रेजरर की वो फेडरल रजिस्टर ऑफ द लेजिस्लेशन वहाँ तक भी पहुँचाई जाएगी कि हाँ इस एफडीआई को हमने ये सोच करके रिजेक्ट किया है। सिमिलरली कनाडा में भी एक्ट है, इन्वेस्टमेंट एक्ट ऑफ 1958। वहाँ पर भी क्या है, जो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट्स हैं कि उनको रेगुलेट करने के लिए जो डायरेक्टर ऑफ इन्वेस्टमेंट्स है ना उनको एम्पावर किया हुआ है। और वहाँ पर 45 दिन का टाइम दिया हुआ है मिनिस्टर को कि वो अपने हिसाब से एफडीआई को एक्सेप्ट या रिजेक्ट कर सकते हैं, और 30 दिन का एक्सटेंशन और उनको मिल जाएगा। सेम चीज़ हम यहाँ पर भी अप्लाई कर सकते हैं क्योंकि इंडिया को देखो ज़रूरत तो है, हमें ज़रूरत है कि इन्वेस्टमेंट आए, बट चाइनीज़ इन्वेस्टमेंट जो है हमारे लिए कहीं ना कहीं करंटली अगर देखें तो कहीं ना कहीं ये थ्रेट है। तो इम्पोर्टेंट क्या है कि हम आइडेंटिफाई कर लें कि कौन सी स्पेसिफिक इन्वेस्टमेंट जो है वो नेशनल सिक्योरिटी के लिए थ्रेट हो सकती है, खतरा साबित हो सकती है। तो फेमा के अलावा हमें एक और सेंस, इस फेमा को या तो फेमा को ही रिप्लेस कर दो, या फिर जो कमियां फेमा में है उसको अमेंड करके चेंज कर दो, या फिर प्रॉपर एक स्टैट्यूट आना चाहिए जिससे कि नेशनल सिक्योरिटी भी हमारी बनी रहे और एफडीआई को भी हम यहाँ पर अट्रैक्ट कर सकें। ठीक है, आगे चलते हैं। नेक्स्ट आर्टिकल है स्टेट्स ऑफ डिस्ट्रेस। देखो कोविड-19 पेंडेमिक ने जो पूरा परेशानियों का कारण बना है, जो मतलब इतना चारों तरफ नुकसान किया है, तो उसका असर केवल सेंट्रल गवर्नमेंट के बजट पे ही नहीं, स्टेट गवर्नमेंट की फाइनेंस पर भी देखा जा रहा है। साथ में आप देखोगे इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ कितनी स्लो डाउन हो चुकी है, और इससे कॉन्सिक्वेंस क्या निकल के आ रहा है कि खर्चा तो देखो बढ़ गया है पर आमदनी बहुत कम हो गई है, रेवेन्यू कलेक्शन बहुत कम हो गया है। दूसरा, सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से जो डेवोल्यूशन मिलता है टैक्स पूल में से, उसका भी कहीं ना कहीं रिडक्शन देखा गया है। तो स्टेट्स के पास में बहुत कम स्पेस रह गया और इसके चलते उन्होंने खर्चे में भी अपने कमियां करनी शुरू कर दी। दूसरी, अब अगर आमदनी 98 है, खर्चा रुपया, तो 50 पैसा बच गया है, तो वो क्या करोगे 50 पैसे का? आपको बोरो करना पड़ेगा। तो इसलिए वो अपनी स्पेंडिंग्स को मेंटेन रखने के लिए उधार ले रहे हैं। तो अब उस उधार लिए हुए पे फिर ब्याज भी तो देना पड़ेगा, तो वो भी एक प्रॉब्लम है। रही सही में अभी रिसेंटली क्या है, 13 स्टेट्स ने अपना बजट दिया है, और उन 13 स्टेट्स का जो बजट था ना, वो कोविड-19 आया उससे पहले एस्टिमेटेड ये था कि फिस्कल डेफिसिट जो है उन सभी 13 स्टेट्स का अगर पूरा एवरेज निकाले ना, ग्रॉस फिस्कल डेफिसिट का एवरेज सभी 13 स्टेट्स का, तो वो अराउंड 2.8% था, जो कि कोविड-19 की वजह से जब लॉकडाउन इम्पोज किया गया तो उसकी वजह से रिजल्ट क्या निकल के आया, वो 2.8% का फिस्कल डेफिसिट एवरेज इंक्रीज होकर के 4.5% तक पहुंच गया। तो ये चीज़ कहीं ना कहीं शो करती है कि कितना ज़्यादा फिस्कल कंस्ट्रेंट है, कितना ज़्यादा फाइनेंस की कमी है स्टेट्स के पास में। साथ में फिस्कल डेफिसिट का टारगेट किया हुआ था 3.3%, तो उससे ज़्यादा देखो टारगेट तो पहले अच्छे मतलब सबके बिगड़े हैं। आप फैमिली लेवल पे भी देखो कि कितना कर्जा बढ़ चुका होगा, या फिर जो टारगेट्स किए हुए थे वो सारे के सारे फेल हो गए। तो ये जो रेवेन्यू में जो झटका लगा ना रेवेन्यू कलेक्शन में, इसके पीछे बहुत सारी वजह हैं, जिसमें कि जीएसटी के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो जीएसटी में टारगेट ये किया गया था कि जो टोटल कलेक्शन होगा उसमें से 2020-21 का जो फिस्कल ईयर है उसमें 5.86 लाख करोड़ रुपए का अलोकेशन किया जाएगा स्टेट्स को। अब वो किया कितना गया है, 4.62 लाख करोड़ का, जितना टारगेट था उससे 21.2% कम। तो स्टेट्स के पास में देखो कितनी कमी आ गई। आज आप देखो रेवेन्यू लॉसेस, केरला, उत्तर प्रदेश जैसे स्टेट्स में रेवेन्यू लॉस कितना देखा गया है इस फिस्कल ईयर में, 30% तक। तो बहुत मुश्किल है। अब रही सही में स्टेट्स के पास में रेवेन्यू की ऑटोनॉमी दो चीज़ों पे रह जाती है, एक तो वैल्यू एडेड टैक्स, और उसमें पर्टिकुलरली कौन कौन से रह गए, वैल्यू एडेड टैक्स और सेल्स टैक्स, ये रह जाते हैं यहाँ पे कि इलेक्ट्रिसिटी में, पेट्रोलियम में, ये 2-3 सेक्टर्स बचे हैं।
इन पर जो ये वैल्यू एडेड टैक्स और या सेल्स टैक्स लगाते हैं जीएसटी के अलावा, मतलब जीएसटी के बाहर है ये इलेक्ट्रिसिटी और ये पेट्रोलियम वाला सेगमेंट, तो इससे क्या है, स्टेट्स को एक्सपेक्टेशन थी कि कुछ ना कुछ इंक्रीमेंट उनकी इंक्रीज होगी, रेवेन्यू मतलब कहीं ना कहीं बनी रहेगी, मेंटेन रहेगी। अल्कोहल हो गया, ठीक है, बट प्रॉब्लम क्या आ गई है कि क्रूड ऑयल प्रोडक्ट पे रिलाय तो कर रहे हैं स्टेट, बट मार्केट में डिमांड है वो डाउन चली गई। अब डिमांड ही नहीं होगी, कंजम्पशन ही ज़्यादा नहीं है, तो फिर टैक्स कहाँ से कलेक्ट होगा? तो ऐसे करके सेंटर की तरफ से जो पैसा आता है और टैक्स जो खुद कलेक्ट करते हैं स्टेट्स, वो दोनों में कमी आ गई। ऐसे ही चलते जो 13 स्टेट्स का भी जो बजट आया है उसमें ओवरऑल जो खर्चा जितना करना था एक्सपेंडिचर, वो बहुत ही ज़्यादा डिक्लाइन कर गया है। और इसका रिजल्ट क्या हुआ है कि स्टेट्स ने एजुकेशन और हेल्थ जैसे जो सोशल सेक्टर्स हैं उन पर पैसा खर्च करने के लिए कैपिटल पे जो एक्सपेंडिचर खर्च करना था उसको यहाँ पे शिफ्ट कर दिया। दैट मीन्स कि कैपिटल एक्सपेंडिचर को रिड्यूस करने की बात कर दी। अब आप देखो इकोनॉमी के रिवाइवल के लिए हमने कितने ही आर्टिकल्स डिस्कस किए हैं, सब में एक ही चीज़ कही है कि कैपिटल एक्सपेंडिचर ज़्यादा होना चाहिए, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट ज़्यादा होना चाहिए। तो वहाँ पर स्टेट्स अगर कैपिटल एक्सपेंडिचर नहीं करेंगे तो फिर वो इकोनॉमी के रिवाइवल के लिए कैसे सपोर्ट बनेगा? हाँ, वैसे एक बात सही है कि एजुकेशन और हेल्थ के लिए भी हमने बहुत सारे आर्टिकल्स डिस्कस किए हैं जिनमें ये बताया था कि इनमें इन्वेस्ट करो ना आप, एजुकेशन और हेल्थ में। जब हमारा यहाँ पर जो डेमोग्राफी की बात करते हैं, यहाँ की पॉपुलेशन की बात करते हैं, वो अगर हेल्दी होगी, एजुकेटेड होगी, तो फिर वो तो लॉन्ग टर्म में आपको अच्छा आउटकम देगी। तो ये भी एक अच्छी बात है। पर अभी जो बात की जा रही है कि शॉर्ट टर्म में या फिर मीडियम टर्म की बात की जाए, उससे हमें क्या आउटकम मिल सकता है, वो थोड़ा सा सोचने वाली बात हो जाती है। देखो अगले साल भी जैसे 2021-22 का जो बजट है, बजट में जो टारगेटिंग की गई है उसमें स्पेंडिंग जो है वो धीरे धीरे इंक्रीज तो करने की कोशिश करेंगे, बट प्रॉब्लम क्या है, अभी भी रेवेन्यू कलेक्शन बहुत कम है। क्योंकि रेवेन्यू कलेक्शन नहीं होगा, स्टेट्स की तरफ से जो सेंटर की तरफ से स्टेट्स को जो डेवल्यूशन मिलना चाहिए टैक्स पूल में से वो कम रहेगा, तो इनके पास में स्पेस बहुत कम हो जाता है। देखो इकोनॉमी बहुत ज़्यादा डिस्ट्रेस से निकल रही है, हमें पता है इस चीज़ का। और सही में जो इकोनॉमी का इनफॉर्मल पार्ट है जिसमें 85% हमारे यहाँ पर एम्प्लॉयमेंट जनरेट होता है, उसका तो कहना ही क्या है, वो तो बहुत ही बुरे तरीके से मतलब परेशान हो रहे हैं वो लोग तो। और साथ में ग्रेटर पॉलिसी की सपोर्ट की ज़रूरत है। इसके लिए सेंटर और स्टेट को टीम इंडिया की तरह कोऑपरेटिव फेडरलिज्म को ध्यान में रख के काम करने की ज़रूरत है। आगे चलते हैं। नेक्स्ट आर्टिकल है टॉकिंग डाउन टू वुमेन, आर्टिकल लिखा है वी गीता के द्वारा। देखो रीसेंट अनाउंसमेंट तमिलनाडु के पॉलिटिक्स में क्या चल रहा है, बोले एक सर्टेन अमाउंट ऑफ मनी दे दिया जाएगा जो भी होम वर्कर्स हैं, मतलब जो भी औरतें घर पे काम कर रही हैं उनको, बोले कि उनको कोई रिकॉग्नाइज नहीं करता, उनका इकोनॉमी में इतना इम्पोर्टेंट पार्टिसिपेशन होता है कि आज जो डोमेस्टिक वर्कर्स है, जैसे चाइल्ड केयर हो गया, डोमेस्टिक काम हो गए, किचन के काम हो गए, या फिर जो भी घर को मेंटेन करने का काम है, उनको मॉनेटरीली मेजर ना करने की वजह से उनको कोई ज़्यादा रिकग्निशन मिलता नहीं है। देखो ये डिबेट कोई नया नहीं है। 1991 का जब सेंसस कंडक्ट हुआ था ना, उसके बाद में बहुत ज़्यादा डिमांड होने लग गई थी कि जो वुमेन की होम बेस्ड जो लेबर है, जो उनकी मेहनत है घर पे करती हैं, वो उसको भी अब हमें अकाउंट में लेने की ज़रूरत है, जिससे कि उनकी भी क्या है एक फाइनेंशियल ऑटोनॉमी इंश्योर की जा सकती है और साथ में इकोनॉमी में कितना फंक्शन हो रहा है उसको भी प्रॉपर्ली कैलकुलेट किया जा सकता है। तो फिलहाल तो देखो तमिलनाडु के अंदर जो पॉलिटिक्स है उसमें ये चीज़, ये पॉलिटिशियन अपने जो आप कह सकते हो कि इलेक्शन कैंपेन में इस चीज़ को बार बार उठाया जा रहा है। बेसिकली कमल हसन, ठीक है, जो कि केरला से बिलोंग करते हैं, ये बॉलीवुड में भी बहुत मूवीज़ बना चुके हैं। श्रुति हसन जो एक्ट्रेस हैं उनके फादर नहीं है, तो उन्होंने ये शुरुआत की है अब की बार कि कैसे भी करके ये जो हाउस मेकिंग है ना, घर पे जो काम होता है, उसके लिए फीमेल्स को हमें ज़्यादा से ज़्यादा पेमेंट देना चाहिए, मतलब उनको कहीं ना कहीं रिकॉग्नाइज करना चाहिए। बट राइटर यहाँ पे कुछ और ही चीज़ें बोलना चाह रही हैं कि ये जो वेलफेयरिज्म की बात आ रही है, जो भी कॉम्पिटिटिव वेलफेयरिज्म, कि जहाँ पे सभी पॉलिटिकल पार्टीज़ कहीं ना कहीं वेलफेयर इंश्योर करने के लिए काम करती है कि हाँ हम ऐसा भला कर देंगे, ऐसा अच्छा करेंगे, आप हमें वोट दो, मतलब वोट बैंक को चलते। इवन जो विडोज को पेंशन देने की बात आती है वो भी लेकर के, तो राइटर यहाँ पर क्वेश्चन मार्क उठा रही हैं कि जो तमिलनाडु में जो करंट सिनेरियो है ना, एक बार उसको हम समझें तब जा करके, क्योंकि ये जितने भी प्रोमिसेस की जाती है ना, ये अनफुलफिल्ड रह जाती हैं, और अनफुलफिल्ड जब रह जाती हैं तो फिर बाद में वो धोखा है वोटर्स के साथ में। ठीक है, तो एम राजशेखर
उनके द्वारा एक बुक लिखी गई है डिस्पाइट द स्टेट। तो उसमें ये बताया है कि वुमेन हेल्थ के लिए अगर कुछ भी काम करने की बात की जाती है तो वहां पर वो बातें जो हैं उनको इम्प्लीमेंट भी करने की जरूरत है, जहां पर कि सरकारें फेल होती हुई दिखाई देती हैं। अभी ये जो प्रॉमिस किया जा रहा है कि वेजेस फॉर हाउसवर्क, ये कहीं ना कहीं पॉलिटिक्स के हत्थे चढ़ चुका है, और ये तो केवल एक फेमिनिस्ट कंफर्ट के लिए है कि जहां फीमेल्स के राइट की बात की जाती है उनको थोड़ा बहुत यूं लगे कि हाँ चलो ठीक है, फीमेल की आइडेंटिफिकेशन हो रही है। बट रियलिटी क्या है डोमेस्टिक वर्कर्स की, या फिर जो हाउस कीपिंग स्टाफ है उनकी सैलरी देखो। जो रियल में क्लीनिंग करते हैं ऑफिसेज में, या घर पे जो लेबर काम आके करती है, जो नौकर होते हैं घरों में, उनके देखो क्या हाल है। उनको सैलरी टाइम पे नहीं मिलती है, सैलरी मिलती भी है तो बहुत कम वेजेस इनको मिलते हैं, और हर एक चीज़ में उनको परेशानियों का सामना करना पड़ता है, चाहे वो कोई कुक हो, या फिर कोई हाउस होल्ड लेबर हो, चाहे सैनिटरी वर्कर हो, या कोई भी अपार्टमेंट्स को क्लीन करने वाला इंडिविजुअल हो, ऑफिसेज को, फैक्ट्रीज को, इनकी क्लीनिंग को मेंटेन करना, उनको कोई विजिबिलिटी में लेकर ही नहीं आ रहा है। जब वर्क एट होम या फिर हाउस वर्क को ही कंसिडर कर रहे हो तो आप ये जो ऑलरेडी टॉक्सिसिटी चल रही है ना, जो जहर अभी तक चल रहा है, उससे आप फ्री क्यों नहीं कर पा रहे हो घर के एनवायरनमेंट को। तो जो वर्क फोर्स है उसको तो रिकॉग्नाइज करो एटलीस्ट। आप जो आगे बढ़ रहे हो ना 2 कदम आगे, उसके पहले जो पहला कदम है, जो लोग रोजी रोटी के लिए दूसरों के घरों में जाके काम कर रहे हैं, एक बार उनको तो रिकॉग्नाइज